वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब एटम के थी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले कि हम बोर्स एटॉमिक थ्योरी बताएं, एक टॉपिक छूट रहा है और वो है इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट एंड टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पर जरा आइए, उसके बाद भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। क्या है ये कहानी? ये कहानी है दीवानी। चलिए, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसके कारण न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है, और इसके इन्फ्लुएंस में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा देखें। तो अगर ये मान के चलें, इफ आर बी द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, देन तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होगा, एटम, है ना, एटम के कारण होगा, है ना। तो ऐसे में अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम पर हम आते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम पर हम आते हैं, तो उसके ऊपर न्यूक्लियस में जो चार्ज में रहेगा वो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज जो होगा वो ये, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा हो जाएगा mv²/r, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 1/4πε0। क्या? ε0 Q1 Q2 मतलब E इंटू ई, मतलब E² अपॉन कितना R² हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कुछ इधर उधर करते हैं तो R की वैल्यू मिलती है 1/4πε0 E² अपॉन mv²। ये बन जाता है रेडियस के लिए क्या एक्सप्रेशन। अब टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, सैटेलाइट मुंह से निकलने वाला था। टोटल एनर्जी का मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो K+U होता है, ठीक है। तो K+U होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका? पहले पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में 1/4πε0 Q1 Q2 का मतलब हो गया E इंटू E² अपॉन R हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 12mv², यहाँ से निकालिए, तो 12mv², mv² की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये 1/8πε0 R यहाँ आकर के स्क्वायर कम कर देगा, तो E²/R। ये हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी K+U की अगर हम बात करते हैं तो 1/8πε0 E²/R, और U नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 E²/R। ऑन सिंप्लीफिकेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1/8πε0 E²/R मिलने वाला है। ये नेगेटिव एनर्जी इसकी होगी। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो -E² अपॉन 8πε0R, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो इतनी एनर्जी क्या होगा? इतनी एनर्जी हमारी
रहती है निगेटिव एनर्जी, और यही निगेटिव एनर्जी, इसी निगेटिव एनर्जी को ओवरकम करना रहता है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए। करेक्ट। तो ये इसका एनर्जी लेवल भी हो जाएगा, है ना, ये उसका एनर्जी लेवल भी हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा। अब जरा सा हम लोग बोर्स एटॉमिक थ्योरी देख लेते हैं, है ना। बोर्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग क्या करें, देख लें। बोर्स एटॉमिक थ्योरी क्या है? तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी क्यों आई? सबसे पहली बात, अगर रदरफोर्ड के मुताबिक आते हैं तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around the nucleus under the, जैसा कि भी हम लोग देख रहे थे कि ये इतना क्या होता है, ये एक्सप्रेशन देख रहे थे, न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीपिटल force provided by electrostatic force। यही हम लोग देख रहे थे ना, स्टैटिक फोर्स, ठीक है, जिसके लिए हमने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन वगैरह भी निकाला। लेकिन एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है कि बट देयर इज एन, क्या बोलते, कंट्रोवर्सी। और वो कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज एक्सिलरेट होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करेगा? इमिट करेगा। और अगर वो एनर्जी वहां से रिलीज करता है तब तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल है, जो कि अभी हम लोग देख रहे थे, जो कि आया था E²/-E²/8πε0r, वो एनर्जी कम होनी चाहिए, घटनी चाहिए। और अगर वो घटता है तो धीरे धीरे उसका ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, उसका ऑर्बिट धीरे धीरे कम होने लगेगा और होते होते एक बार सेंटर में फॉल कर जाएगा। बट देयर इज ए कंट्रोवर्सी दैट इफ an electron moves under the influence of electrostatic force on a circular path, it will be an accelerated motion, and hence it will
emit इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बताती है। एक्सीलरेटेड चार्ज produces electromagnetic wave, will emit electromagnetic wave, and finally the energy level of electron, and gradually, not finally, gradually, धीरे धीरे, gradually the energy level of electron will decrease as a result the radius of orbit will reduce, and finally electron will fall to the nucleus। कुछ ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करा धीरे धीरे इसकी ऑर्बिट कम होती जाएगी और अंत में आकर के ये क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन घूमेगा स्पाइरल पाथ पर, स्पाइरल पाथ में घूमेगा, रेडियस कम होता जाएगा और वो गिर जाना चाहिए। ऑल्सो साथ ही एक बात और देखने को, एक बात और होना चाहिए, और वो क्या बात होनी चाहिए, वो होना ये चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट the emission spectrum, अभी मैंने पिछले वीडियो में बतलाया है, emission spectrum obtained must be a continuous spectrum। वो क्या होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, नॉट ए लाइन स्पेक्ट्रम। वो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो बट द एक्सपेरिमेंट इज डिफरेंट। ये रदरफोर्ड की फाइंडिंग थी एटॉमिक थ्योरी में। पहली बात तो ये आ जाती है कि रदरफोर्ड ने जो फाइंडिंग किया था उसके मोशन के विषय में इलेक्ट्रॉन का, वो बात कैसे गलत हो रहा है इसको अपने एटॉमिक थ्योरी में बोर ने बतलाया, जो इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन के रूप में आप हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ठीक है। तो ये गड़बड़ी देखी गई कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर क्या होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन इज एन accelerated motion, and if it is an accelerated motion then it will emit electromagnetic waves, and due to emission of the electromagnetic wave the energy will decrease, और एनर्जी उसका डिक्रीज करेगा। एनर्जी अगर डिक्रीज करता है तो ऐसे में एनर्जी लेवल डिक्रीज करना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, जो अभी पिछले टॉपिक से हम लोगों ने देखा, और ऐसे में उसके धीरे धीरे उसका ऑर्बिट का रेडियस कम होना चाहिए, वो पाथ जो है सो स्पाइरल होगा और न्यूक्लियस के अंदर वो गिर जाना चाहिए, एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही अगर ये कंटिन्यूसली इसका रेडियस छोटा हो रहा है तो उसका हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, न कि फिक्स लाइन स्पेक्ट्रम हमको मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए था। तो बात जच नहीं रही है। तो गड़बड़ी मेन रदरफोर्ड के मॉडल में एक है कि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस सही से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो
तो होना क्या चाहिए? तो बोर ने अपनी थ्योरी में देन अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, अब बोर के हिसाब से कहानी क्या क्या है, पॉइंट वाइज 2-3 पॉइंट बनते हैं, उसको हम लोग देख लें, है ना, कि एक्चुअल में कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, हाँ उतने में होता नहीं, इसीलिए मैंने पॉज करके। तो क्या था बोर्स का पोस्टुलेट्स? बोर्स पोस्टुलेट्स क्या था? पहला पोस्टुलेट उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन orbits of fixed energy level without radiating any energy. In contrary to the electromagnetic theory, he said that these orbits are non-radiating orbits, मतलब कुछ ऐसे ऑर्बिट्स हैं, है ना, he said that these orbits are non-radiating orbits, और ऑल्सो, और एक बात उसने और कहा, ऑल्सो दीज स्टेट्स ऑफ एटम आर स्टेबल स्टेट्स। तो कुछ स्टेबल स्टेट होते हैं एटम के, और उस स्टेबल स्टेट में कुछ ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन नहीं होता है। स्टेबल स्टेट्स होते हैं कुछ एटम के जिसमें उसकी एनर्जी लेवल क्या रहती है, फिक्स होती है ऑर्बिट के, और उसमें जब ये मूव कर रहा होगा तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सजेस्ट करता है कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा और एनर्जी डिक्रीज करेगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, एटम्स के अपने एटम्स के कुछ स्टेबल स्टेट होते हैं, उस स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स ऐसे हैं, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स की बात करें, कैन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, या फिक्स्ड ऑर्बिट जो विक्टी की बात है ना, फिक्स्ड ऑर्बिट्स है, उसमें अगर वो रिवॉल्व करता है तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या रहेगा, एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमारी सजेस्ट करेगी। उसके साथ साथ उसने बात कहा, अभी बहुत सारी बातें बाकी है, सारी बात जब हो जाएगी तो बात आपको समझ में आएगी कि only those orbits are permitted whose angular momentum is
इंटीग्रल मल्टीपल इन विच कीजिए, थोड़ा सा बात इन विच, जिसमें इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग electron is integral multiple of h by 2 pi. H is Planck's constant. Planck's constant. It means एंगुलर मोमेंटम के लिए एल सिंबल लेते हैं तो वो NH बाई 2 पाई होता है, और n जो होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा पहला है, दूसरा है, तीसरा है। उसने कहा कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, किसका, h बाई 2 पाई का। वैसे ही ऑर्बिट हमारे परमिटेड हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा हो तो उसका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, या तो 1h बाई 2 पाई हो, या 2h बाई 2 पाई हो, या 3h बाई 2 पाई हो, या 4h बाई 4 पाई हो, इसके इंटीग्रल मल्टीपल में जाना चाहिए। अब इस बात को भी हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग डी बॉर्गली एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि क्यों ऐसी बात आई थी, ठीक है। और तीसरी बात उसने कही कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम हायर फिक्स्ड एनर्जी लेवल या स्टेबल स्टेट है ना, एटम का स्टेबल फिक्स्ड एनर्जी लेवल टू ए लोअर एनर्जी लेवल, देन इट इमिट्स ए फोटोन corresponding to the difference in energy level of these two levels कह रहा है कि एक एनर्जी लेवल ई इनिशियल और ये ई फाइनल है। इस एनर्जी लेवल्स में अगर यदि इलेक्ट्रॉन और क्या हो रहा था, रिवॉल्व कर रहा था, यहाँ से अगर यहाँ आता है तो इसके बीच में एक गैप हो, डिफरेंस बनता है ई आई माइनस ई फाइनल का। ये हाई लेवल एनर्जी है, ये लो लेवल एनर्जी है। हाई लेवल मैंने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। इस ऐसे सिचुएशन में ये इसका डिफरेंस इन क्या होगा, एनर्जी होगा। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो हमारा एनर्जी रेडिएट होगा, जिस फ्रीक्वेंसी का वेव रेडिएट होगा, वो उसका एनर्जी यानी एच न्यू, यानी जो कि फोटोन फॉर्म में एनर्जी होगी, फोटोनिक एनर्जी होगी, वो एच न्यू ई आई माइनस ई फाइनल, ये दो एनर्जी लेवल है, इनके डिफरेंस के बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको वो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम को मैं समझा दूं जो कि फेल हो रहा है रदरफोर्ड थ्योरी के मुताबिक। तो उसके मुताबिक अगर हम जाते हैं और देखते हैं तो होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क चालू होता है, बात को समझ लीजिए कि वहाँ पर हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम को कैसे सेटिस्फाई करें। जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक लाइन को हम सप्लाई कर रहे हैं लो प्रेशर पर गैस के अंदर, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई दे रहे हैं तो एटम्स हमारे हायर एनर्जी लेवल, एटम्स क्या कर रहा है, एनर्जी रिसीव करके हायर एनर्जी लेवल में उसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और फिर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। तो जब दो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में इनका ट्रांजिशन हो रहा होता है एटम का या कहें इलेक्ट्रॉन्स का हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में, उस समय वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा।
तो जब वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की लाइन को ही अपने डार्क बैकग्राउंड पर क्या कर पाएगा, दिखा पाएगा। यानी एब्जॉर्ब चाहे वो जिस तरीके से भी एनर्जी को कर रहा होगा, लेकिन जब इमिट करने की बारी आएगी तो जो उसका एनर्जी लेवल का डिफरेंस बनता है इलेक्ट्रॉन का, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वेव को क्या कर पाएगा, वो वेव को नहीं, फोटोन को, है ना, फोटोन को क्या कर पाएगा, वो इमिट कर पाएगा, जिसका लाइन स्पेक्ट्रम हमको इमिशन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है। फिर ठीक उल्टा इसके आ जाइए, जब हम उसको गैसियस स्टेट में उसके थ्रू व्हाइट लाइट को जब हम उसके थ्रू पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उससे अब एनर्जी ले लेता है व्हाइट लाइट से, और व्हाइट लाइट से कौन सी एनर्जी को लेता है, ठीक उसी फोटोनिक एनर्जी को लेता है जिस फोटोनिक एनर्जी को लेकर के उसका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक चला गया। ऐसे में जब ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, वो फोटोन को रिसीव कर लेता है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो लाइन मिसिंग होता है वाइट बैकग्राउंड पर। अगर आप बात इसको पहले देख रहे हो तो हमारा जरा स्पेक्ट्रम वाला पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, बात समझ में आएगी। ब्लैक वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक स्ट्रिप्स आ जाएंगे, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रम में वाइट लाइन आ रहा था, तो उसको रिसीव कर लेता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन बोर की कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिक्स एनर्जी लेवल फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन का, और इसी फिक्स एनर्जी लेवल में एटम का जो ट्रांजिशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है, इस वजह से हमको इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब उसने रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, कुछ एक्सप्रेशन है उसको भी देख लीजिए, ज़्यादा कैलकुलेशन। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट परमिटेड, इस आधार पर उसने जो बताया वो आर, इसको हमको थोड़ा सा इसको देख करके बताना पड़ेगा, है ना। ये है आपका n इज nth, n स्क्वायर बाई m, h बाई 2 पाई कंप्लीट का होल स्क्वायर, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ई स्क्वायर इसकी रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट हो जाएगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करने के लिए चलेंगे तो -me टू द पावर 4 8n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये उसी वाला जो हम लोग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट है उसी में रेडियस की वैल्यू को रख देने से मिल जाएगा। रेडियस की वैल्यू ये निकली, और ई जो हम लोग निकाले थे इज इक्वल टू -e स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा। हाँ, तो इससे जब n की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए और सारे वैल्यूज रखी जाए, एप्सिलॉन नॉट का, h का, प्लैंक्स कांस्टेंट का, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट का, दो फर्स्ट और प्लैंक्स कांस्टेंट n की वैल्यू मत रखिए, रुकिए, ये सारी वैल्यू रख दी जाए तो e का वैल्यू मान ये आ जाता है आपको -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर आते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए आते हैं, तो E की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। माने अब आइए 100 की सीधी बात क्या है। 100 की सीधी बात ये है कि हर एक ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, और उस एनर्जी लेवल में उसके पास एक फिक्स्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास। और ऐसे में वो जब भी अपनी ऑर्बिट को चेंज करेगा, यानी एटम हमारे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो लोअर नीचे से अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो एटम को कहते हैं एटम एक्साइट हो गया, उसका एटम इलेक्ट्रॉन जो है सो ऊपर चला गया, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। और वो तब जाएगा जब hν के बराबर क्या करेगा, वो एनर्जी रिसीव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसका हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और फिर वहाँ से जब भी इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में
यानी लोअर स्टेट में, यानी स्टेबल स्टेट में जब वो आएगा तो वापस से उतनी एनर्जी को क्या करेगा, फोटोन के फॉर्म में रिलीज कर देगा। फोटोन के फॉर्म में एब्जॉर्ब भी करेगा, फोटोन के फॉर्म में रिलीज भी करेगा, और इस तरह से हमको लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है ना। इस तरह से हम लोग लाइट बना सकते हैं, लाइट निकाल के फिक्स फ्रिक्वेंसी की लाइट को हम लोग कर सकते हैं। एलईडी वगैरह में सब तो बात यही है ना, कि मतलब कौन सी लाइट हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बोर्स थ्योरी। मेन पॉइंट बोर्स थ्योरी का यही था कि रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट में ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट की बात हुई थी, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात आई है, जिसके कारण हुआ कि उसी के इन्फ्लुएंस में चलता है। तो उसमें बात आई कि भैया, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, तो ऐसे में वो एनर्जी रिलीज करने लगेगा इंसुलेटेड इलेक्ट्रॉन। तब उस पर जब सोचना चालू किया बोर, तो कहा कि नहीं, ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, और ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल का कुछ कंडीशन है। इसमें जब भी वो रिवॉल्व करेगा कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। कंडीशन ये है कि उसमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल यानी nh/2π होना चाहिए। और जो हम लोग स्पेक्ट्रम देख रहे हैं उस स्पेक्ट्रम का कारण है एटम का एक लेवल से, इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना और फिर वापस आना। इसी से हमको एब्जॉर्प्शन या इमिशन स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिल रहा है। तो फिक्स्ड एनर्जी लेवल वाला जो कॉन्सेप्ट बोर का था, वो इन बातों को एक्सप्लेन कर पाने में बहुत हद तक क्या रहा, सफल रहा। ठीक है जी। चलिए, तो अब एक छोटा मोटा टॉपिक्स और हमारा बच जाता है। इस वीडियो को यहाँ हम कट शॉर्ट करते हैं। छोटा मोटा हम लोग का टॉपिक्स और बचेगा, जिसको एक और वीडियो में बना करके हम उसको रख देंगे। ठीक है। बाकी एटम में बहुत कुछ जाना नहीं था, लगभग बात कहानी खत्म है। अब सिर्फ ये बात आना आपको बाकी है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, कि h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना क्या है। आपको ये जानना बाकी रह गया है कि ये जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में ऐसा क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करेगा, वो वेव माने क्या करेगा, माने एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो मैं एक हिंट दे दूं ताकि आप लोग उस पर चले जाएं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये कंडीशन लागू हो जाता है, उस समय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज नो मोर ए पार्टिकल। उस समय वो पार्टिकल नेचर में नहीं होता है, वो बल्कि वेव नेचर को एक्वायर कर लेता है। और जब स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन वो कर देता है उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, तो स्टैंडिंग वेव्स अब वेव नहीं इमिट करेगा। पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एसिलेट होगा तो वेव इमिट करेगा, लेकिन खुद अगर वेव नेचर में वो आ चुका है तो ऐसे सिचुएशन में फिर से वो वेव इमिट नहीं करेगा। यही वजह बनता है इसके फिक्स्ड एनर्जी लेवल का। और जब ये कंडीशन मीट करता है तो वो स्टेशनरी वेव का फॉर्म कर देता है, वेव नेचर में चला जाता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल का जो डी ब्रॉगली का इक्वेशन है वो हम लोग देखेंगे कल, है ना। और वो फिर वो आपका नॉर्मल आइसोलेटेड पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है वो नहीं करेगा। ठीक है जी। चलिए, तो अभी इसको रहने देते हैं।